तो एक एग्जाम्पल मैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का दे दूँ। पहले ये एक बॉक्स था बुक में। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमने पढ़ा कि वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो मेजरमेंट जो हमें इकोनॉमी की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो क्या क्या होंगे। पॉपुलेशन, पावर्टी रेट, ये सब हमें इंडिकेटर्स हैं कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं इम्पॉर्टेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश में कितनी ज़्यादा रोज़गार मिला हुआ है लोगों को। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है ये हम आगे समझेंगे, बट ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अब हम कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेट ऑफ अजम्पशंस है कम्प्लीटली डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं वो मैक्रो में चेंज करते रहते हैं। वेरिएबल्स मतलब मेजरमेंट्स। कुछ चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, लेकिन मैक्रो में वो चेंज करती रहती हैं। मैक्रो में हम कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट मान के चलते हैं और वो माइक्रो में चेंज करते रहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा मुझे पता है, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि अगर हमने 10th में बायो में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम माइक्रोस्कोप के अंडर वो थोड़ा सा अनियन का पील लेते हैं, अनियन का थोड़ा सा छिलका लेते हैं और उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, उसके सेल्स को देखते हैं। 9th या 10th में किया था हमने, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम माइक्रोस्कोप के अंडर थोड़ा सा हिस्सा देख पाते थे अनियन के छिलके का और उसके अंदर के सेल्स हमें दिखते थे। क्या हम माइक्रोस्कोप के अंदर पूरा का पूरा अनियन देख सकते हैं? क्या उस पूरे के पूरे अनियन को माइक्रोस्कोप के अंदर रख सकते हैं? नहीं। माइक्रोस्कोप का लेंस ही उतना है कि उसमें हमें छोटी चीज़ें दिखेगी, उसमें हमें बस अंदर की डेप्थ दिखेगी, अंदर के सेल्स दिखेंगे। लेकिन अगर आप बाहर का बड़ी बड़ी चीज़ें देखने जाओ, आप पूरा का पूरा प्याज रखो, आपको पूरा का पूरा प्याज नहीं दिखेगा उससे। मुझे पता है ये और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, बट सिंपल सी बात, मैं एक और सिंपल सी बात समझाती हूँ। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बात कर रहे हो कि आप ये देख रहे हो कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने फैसले लेता है। एक प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करता है कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, एक कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है कि वो क्या चीज़ कंज्यूम करेगा। अब उस वक्त अगर आप मार्केट में जाते हो और आप सोच रहे होते हो कि मैं मैकडोनल्ड से बर्गर खाऊं या बर्गर किंग से बर्गर खाऊं, ठीक है, सपोज़ दोनों एक ही गली में, और आप सोच रहे हो कि किससे खाऊं मैं, तो उस वक्त क्या आपके दिमाग में ये आता है कि इंडिया की टोटल आउटपुट इतनी है, इंडिया की टोटल एम्प्लॉयमेंट इतनी है? नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सोचते हैं। कोई बर्गर खाते हो ये सोचते हैं अच्छा मैकडी की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है तो उससे खा लेते हैं, या फिर बर्गर किंग का प्राइस सस्ता है तो उससे खा लेते हैं। ये सब चीज़ें सोचते हो ना आप। उस वक्त आपके दिमाग में टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें नहीं चल रही होती है ना। कभी सब्जी खरीदते वक्त कभी ये सोचते हो कि अच्छा इंडिया की टोटल आउटपुट भिंडी की इतनी है, अनियन की इतनी है, अगर मैं ये खरीदूँगा तो ये फ़ायदा होगा? नहीं ना। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पूरे देश के लेवल के फैसले लेने हैं, पूरे देश के लेवल के हिसाब से सोचना है। तो उस वक्त जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे इंडिविजुअल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि आप पूरे देश की बात कर रहे हो। अब अगर नरेंद्र मोदी पूरे देश के लिए कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेता है तो फिर वो एक एक इंडिविजुअल को नहीं ध्यान में रख सकता। अगर उसने पूरा का पूरा इकोनॉमिक डिसीजन लिया कि जैसे डीमोनेटाइजेशन होगी, तो वो एक एक बंदे पर ध्यान नहीं देगा कि अच्छा, मतलब समझ पा रहे हो। जैसे अभी जो रिसेंटली जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी तरक्की के लिए डिसीजन लिया गया था कि उनके लिए एक सेपरेट 20 करोड़ का ऐसा कुछ पैकेज निकाला था, है ना। तो वो जब पैकेज निकाला तो क्या वो अब वो पैकेज निकला है एक नेशनल लेवल पे, एक पूरे देश के लेवल पे।
आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आप ये नहीं सोचते कि अच्छा इससे सुरेश को क्या फ़ायदा होगा या नरेश को क्या नुकसान होगा। नहीं, आप पूरे देश के लेवल पे लेके चल रहे हो बात को। उससे आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सुरेश का इससे क्या नुकसान हुआ या मनीष का कितना फ़ायदा हो गया। अपने पूरे देश के लिए फ़ैसला लिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्पेशली सुरेश का फ़ायदा और नरेश का नुकसान यही बढ़ रहे हो बस। तो उस वक्त आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरे देश का क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम छोटे लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, गहराई में जाकर कि एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर कैसे फ़ैसले ले रहा है, उसमें हम जो पूरे देश की जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, पूरे देश की जैसे टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो वेरिएबल्स हैं, ये सब जो मेजरमेंट्स हैं, इनको कांस्टेंट मान के चलते हैं। कांस्टेंट मतलब कि उस वक्त हम ये मान के चलते हैं कि टोटल आउटपुट और टोटल एम्प्लॉयमेंट बदल नहीं रही है। क्योंकि अगर आप दिमाग में ये लेके चलोगे कि अच्छा मैं टमाटर खरीदने जा रहा हूँ, अगर मैं टमाटर खरीदता हूँ तो देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट पे इतना फ़र्क आएगा, कोई करता है क्या ऐसे? कोई चार्ट लेके चलता है पूरा का पूरा कि मैं टमाटर खरीदूंगा तो इसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, टोटल एम्प्लॉयमेंट में इतना ग्राफ आगे बढ़ेगा, इतना कम होगा? नहीं। सही बात है। उस वक्त हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, इनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं अपने माइंड में कि इन सब चीज़ों पे तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। ठीक है। सिमिलरली जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे वो सोचते हैं ना, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट वगैरह जो सोचते हैं, बैठ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेजरमेंट्स हैं कि रमेश को कितना फ़ायदा हुआ, सुरेश ने कितनी प्रोडक्शन की, उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्योंकि तुम सोचो, अब नरेंद्र मोदी 121 करोड़ लोगों के लिए डिसीजन ले रहा है। अब वो 121 करोड़ में से हर बंदे को ये देखने लग जाए कि अच्छा मैंने ये फैसला लिया, इससे इस बंदे को ये नुकसान हुआ, इस बंदे को ये फ़ायदा हुआ, तो वो पागल नहीं हो जाएगा? कोई भी हो जाएगा यार, कितनी भी अच्छी सरकार हो तुम्हारी, पागल तो हो ही जाएगी ना। क्योंकि वो हर एक, अगर आप पूरे लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे लेके चलोगे तो आप हर छोटी छोटी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उनमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, वो तो जहाँ पे थे वहीं पे ही हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्योंकि देखो बॉस, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 5,000 रुपये की कमाई है तो नरेश को ज़्यादा पैसे मिले या सुरेश को ज़्यादा पैसे मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये फ़र्क पड़ता है कि टोटल देश की इनकम कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई उस इनकम की, क्या नरेश को ज़्यादा पैसे मिल गए 2 रुपये या सुरेश को ज़्यादा पैसे मिल गए 2 रुपये, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। समझ पा रहे हो बात को? सेंट्रल इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मेन इशू जो मेन फोकस होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे होता है। रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज का क्या बेस्ट यूज़ करें हम। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी मेन समस्या होती है, मेन प्रॉब्लम होती है, वो होती है, क्योंकि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लेवल का, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक नॉर्मल बंदे के लेवल का है। तो आप सोचते हो कि अच्छा मेरे पास, जैसे कि एक स्टूडेंट की बात करें तो मेरे पास 20 रुपये हैं, अब मैं इनसे कैंटीन में जाके क्या ख़रीदूँ, क्या मैं ये ख़रीदूँ, वो ख़रीदूँ, या फिर ये कोई कॉम्बिनेशन ख़रीदूँ इन चीज़ों का, क्या ख़रीदूँ मैं उस 20 रुपये में, आप ऐसे सोचते हो। ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑन दी अदर हैंड मुद्दा ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में कितनी ज़्यादा आउटपुट है, क्या पूरा लेवल है आउटपुट का, कितना ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होता है हमारे देश में, और एम्प्लॉयमेंट, कितने ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रखी है हमारे देश में। ये मेन मुद्दा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स सब लोगों से रिलेटेड है, तो उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि देश में कितनी, वो बड़ी बड़ी बातों के बारे में कि देश में कितनी आउटपुट है, देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। समझ पा रहे हो बात को? अब हम अपने ऊपर से उठ के पूरे देश के लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। मेथड ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड ऑफ स्टडी है उसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पढ़ने का तरीका है उसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं।
ऑन दी अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पढ़ने का तरीका है उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। क्या फ़र्क है दोनों में, समझते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है एक मार्केट में? इक्विलिब्रियम होता है कि एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर आप आके ठहर गए हो और आप मतलब एक ऐसी पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम जहाँ पर आप बस आके ठहर गए हो और आप बिल्कुल भी अब मूव नहीं करते, एकदम स्टिल बैठे हुए हो, एकदम स्थिर हो। ठीक है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है? पिछले साल हमने कितना इक्विलिब्रियम पढ़ा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हम पढ़ते थे इक्विलिब्रियम, लेकिन हम इक्विलिब्रियम सिर्फ एक मार्केट में पढ़ते थे, सिर्फ एक मार्केट में। जैसे कि हम ये अज्यूम करते थे कि अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं पेन्स के मार्केट की, तो हम सिर्फ पेन्स से रिलेटेड ही इक्विलिब्रियम डिस्कस करते थे। पेन्स की डिमांड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम ऐसे हो गया, पेन्स की डिमांड कम हो गई तो इक्विलिब्रियम ऐसे हो गया, पेन्स की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस कम हो गया, पेन्स का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गई। ऐसी बातें करते थे और उस तरीके से कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचा जा सकता है वो समझते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम सिर्फ एक मार्केट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक मार्केट नहीं है। देखो पहले हमने सिर्फ कमोडिटी मार्केट को डिस्कस किया। कमोडिटी मार्केट मतलब सिर्फ प्रोडक्ट्स का मार्केट, लेकिन देश में बहुत सारे मार्केट्स हैं। और मार्केट मतलब ये नहीं सरोजनी मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट नहीं। कमोडिटी मार्केट मतलब प्रोडक्ट्स का मार्केट। लेबर मार्केट मतलब जो वेजेस का मार्केट है, जिसमें आप कि मज़दूरों को तो 500 रुपये देने का चलता है मार्केट में सिस्टम है कि मज़दूरों को 500 रुपये दिए जाते हैं। लेबर मार्केट, लेबर को कितने पैसे मिलते हैं। कैपिटल मार्केट, जो आपका ये सारा जो शेयर मार्केट वगैरह है वो कैपिटल मार्केट में आता है। इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ये वो, इन सब अभी तक हमने पढ़ा। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब सिर्फ पार्शियल मतलब पार्ट, हिस्सा, सिर्फ एक मार्केट में इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे जनरल इक्विलिब्रियम मतलब सब मार्केट्स में इकट्ठे इक्विलिब्रियम। कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, लेबर मार्केट में, सब में इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, सिर्फ एक मार्केट में इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स में है कि पूरे सब मार्केट्स में इकट्ठे इक्विलिब्रियम कब अचीव करते हैं। जब आगे पढ़ेंगे ना तो बेटर एक सेंस आएगी इस चीज़ की। ठीक है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अपोजिट कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे अगर मैं मतलब समझाऊँ तो पैराडॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो लॉजिकल है लेकिन बड़ी अजीब सी है, उल्टी सी है, मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। जो खुद कह रही है उसको खुद ही लॉजिकली डिफाई कर रही है। ठीक है, जैसे कि ये सिचुएशन देखो, नो कीबोर्ड डिटेक्टेड, प्रेस F1। कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं किया तो F1 कहाँ से दबाए? पैराडॉक्स है ना, उल्टी सी सिचुएशन है ना, अजीब सा है ना, समझ पा रहे हो? तो पैराडॉक्स एक उल्टी चीज़ है जो मतलब लॉजिक को डिफाई करती है। ठीक है, जो कह रही है उसके खुद ही उल्टा बोलती है। अब क्या मतलब है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का? अगर मैं तुमसे कहूँ कि पैसे सेव करना एक अच्छी आदत नहीं है, तुम्हें क्या लगेगा कि ये क्या नई बात है? लेकिन ये बात सच है। देखो माइक्रो लेवल पे जो सच है ज़रूरी नहीं कि वो मैक्रो लेवल पे भी सच हो। माइक्रो लेवल पे यानी कि इंडिविजुअल के लेवल पे अगर मैं देखूँ तो पैसे सेव करना बड़ी अच्छी बात है। पैसे सेव करने से हम फ्यूचर में ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, फ़ायदा होता है हमें फ्यूचर में, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरे देश के सब लोग पैसा सेव करने लग जाएं तो क्या होगा? क्या वो अच्छा होगा? नहीं, वो अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि वो जो पैसा हम सेव कर रहे हैं, वैसे हम वो पैसे खर्च करते लेकिन अब हम उनको सेव कर रहे हैं। जो हमारा खर्चा था वो कम हो गया। खर्चा कम करने से क्या हुआ? अगर तुम पैसा खर्च करते हो, तुम किसी से आइसक्रीम खरीदते हो तो उस आइसक्रीम वाले का फ़ायदा होता है। तुम किसी से टीवी खरीदते हो तो उस टीवी वाले का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर तुम किसी से कुछ खरीदोगे ही नहीं, सारे देश में लोग सामान खरीदना ही छोड़ दे, सेविंग करने लग जाए बस और सामान खरीदना कम कर दें बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? चीज़ों की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता चीज़ों को, डिमांड कम हो गई।
है ना। अब जब कोई ख़रीद ही नहीं रहा सामान, तो सामान बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फैक्ट्रियों में सामान बनना रुक जाएगा, और उन फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी। मालिक कहेंगे कि भाई हमारा सामान ही नहीं बिक रहा, तो हमें सामान बनाने की ज़रूरत नहीं। सामान बनाने की ज़रूरत नहीं तो फिर तूने क्या करना है यहाँ पे, नौकरी क्या कर रहा है फिर तू जा अपने घर पे जाके बैठ। एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिर जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि कैसे सेविंग जो माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ है, माइक्रो लेवल पे बढ़िया है, वही मैक्रो लेवल पे अगर पूरे देश के लेवल पे वही सब लोग सेविंग करने लग जाए तो देश का कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये हॉट्स है, हॉट्स मतलब समझते हो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, जो ज़्यादा मार्क्स में आते हैं, और मतलब आपका ये देखते हैं कि कितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर है आपको। क्या सेविंग एक वर्चू है या वाइस है? सेविंग क्या है, एक गुण है या फिर एक बुरी चीज़ है? देखो, अगर इंडिविजुअल के लेवल पे बात करें, माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल बहुत तो सेविंग बहुत अच्छी चीज़ है, सेविंग एक वर्चू है, एक गुण है। ठीक है, सेविंग से आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बात करें तो सेविंग बहुत बुरी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर हर कोई ज़्यादा सेविंग करने लग जाएगा तो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो गया तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोग गरीब होने लग जाएंगे, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। समझ पा रहे हो तुम? इसको हम कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। मतलब जो माइक्रो लेवल पे सच है ज़रूरी नहीं कि वो मैक्रो लेवल पे भी सच हो ही हो, जो आपके लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं कि वो पूरे देश के लिए अच्छा हो ही हो। ठीक है,